बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हम बात करते हैं मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर। और आज मुश्तरका जो पार्लियामेंट में इजलास जारी है, उसमें देखा हमने कि वजीर दिफा परवेज खटक, जो साबिक सीएम KPK भी रहे हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनका वजीर आजम के साथ मुकालमा कहें, तल कलामी कहें, कि उन्होंने ये कहा कि आज वजीर आजम साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ शिकवे करने हैं, कुछ शिकायतें करनी हैं, और कहा कि मेरे हल्के, मेरे सूबे में गैस नहीं है और अवाम सरापा एहतजाज है। जिसपे वजीर आजम साहब भी काफी मायूस दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मेरे कोई कारखाने नहीं चल रहे, अगर आप कहते हैं तो मैं वजारत उज़्मा भी ऑपोजिशन या जिसे आप कहें देने के लिए तैयार हूं। मैं मुल्क की सालमियत, मुल्क की दिफा और मुल्क की मईशत को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा कर रहा हूं। इस पर अपोजिशन की जमातें तो खासी पुरुमीद नजर आई, लेकिन इजलास जारी है, देखते हैं नंबर गेम क्या है। और इस वक्त की जो हमारे जराए हैं उनका यह कहना है कि वजीर आजम साहब और वफाकी हुकूमत अभी तक मजबूत है, लेकिन ये क्या हुआ कि अचानक जो अपने ही साथी थे वही नशेमन पे बिजलियां गिराने आ गए। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कहा था कि हम नहीं गिराएंगे वफाकी हुकूमत को, ये अपने वजन से ही गिर जाएंगे। क्या ये वक्त करीब आ रहा है? और जैसे कि 3.5 साल का अरसा होने को है वफाकी हुकूमत को, और ये जो मिनी बजट है इसके लिए अपोजिशन ने कहा है कि ये एक तूफान लाएगा टैक्सेस का, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हम इसमें हम रिफॉर्म कर रहे हैं, हम इसमें चेंजिंग ला रहे हैं, टैक्सेस को खत्म करने जा रहे हैं। तो क्या होगा ये भी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछते हैं कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है, कितने पार्लियामेंटेरियन वहां पहुंच चुके हैं। वजीर आजम साहब भी कुछ ही देर में पहुंचे हैं। सईद अहमद साहब, आप सुन सकते हैं? सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा, खासी तल कलामी और जुमले कसे गए वजीर दिफा परवेज खटक साहब की जानिब से, कुछ बताएंगे क्या मुआजरा है इस वक्त पार्लियामेंट में? देखिए, पार्लियामेंट का इजलास अभी तक जारी है और उस हवाले से ये कि जिमनी फिनांस बिल के ऊपर जो है वो बहस जारी है। लेकिन इससे पहले जो है वो PI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था। उस इजलास में वजीर दफा परवेज खटक, जो कि साबका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हैं जी, उनके और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जरा हॉट जो है वो एक्सचेंज हुई है। गुफ्तगू के दौरान बुनियादी तौर पर KPK के अंदर इस वक्त जो गैस के कनेक्शन हैं उसके ऊपर पाबंदी है, ठीक है, जिसको लेकर परवेज खटक साहब का ये कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा वहां पे गैस प्रोड्यूस होती है, पूरे मुल्क को जाती है, लेकिन वहां पर गैस के ऊपर पाबंदी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से हमें बताएं कि आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये कि साहब का जो इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, उसमें PTI KPK से हारी थी, उसका भी जबकि परवेज खटक को वहां पे हेड बना दिया गया PTI का, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है उस चीज को भी लेकर, चूंकि हमारे साथ उनकी गुफ्तगू होती रहती थी। तो उनका ये कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, इसके ऊपर भी आप वजाहत दें। इस पर जो है वो परवेज खटक जब बोल रहे थे तो हमाद अदब साहब, जो कि वज़ीर तवानाई भी हैं और कांग्रेस को भी डील करते हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी बात करनी शुरू की थी तो उनको परवेज खटक साहब ने रोक दिया और कहा कि इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूं, आप बीच में ना बोले। और फिर ये कि परवेज खटक और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जब ये बात चल रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने परवेज खटक से कहा कि अगर आप मेरी कारकर्दगी या मुझसे मुतमिन नहीं है तो मैं इक़्तिदार छोड़कर जो है वो पार्टी के किसी और अहदेदार को इक़्तिदार सौंपने को तैयार हूं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर उठकर जाने लगे, लेकिन दीगर लोगों ने उनको रोक लिया। लेकिन ताहम परवेज खटक साहब वहां से मीटिंग से उठकर बाहर चले गए और उसके बाद दोबारा मीटिंग में वापस आ गए थे। जब मीडिया ने उनसे बात की कि आप इजलास छोड़कर बाहर आ गए और ये कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी जो और जो वर्ड एक्सचेंज हुए हैं उसके ऊपर आपका क्या नुक्ता नजर है, उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर आया था और मेरा प्राइम मिनिस्टर से इख्तलाफ कोई नहीं है। लेकिन ये कि ये बता रहे हैं कि इजलास के अंदर परवेज खटक साहब ने जिस तरीके से गुफ्तगू की है उस हवाले से ये कि उनके ऊपर KPK के बहुत सारे लोगों का प्रेशर था
कि प्राइम मिनिस्टर एक तो हमारी बात नहीं सुनते और दूसरा ये कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और गैस के कनेक्शन के हवाले से केपीके को नजरअंदाज किया जा रहा है। और अब ये कि सूरत हाल उसको अपोजिशन भी जो है वो प्रोपेगेट कर रही है, मीडिया भी जो है वो इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये कि आखिरी रिपोर्ट तक परवेज खटक साहब का ये कहना था कि मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारी पार्टी के अंदर जो है वो बातचीत खुल के होती है, लेकिन तहम जिस अंदाज से इस मरतबा बात हुई है ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आज ही प्राइम मिनिस्टर ने केपीके के दो दीगर अरकान और परवेज खटक साहब से इससे पहले भी मुलाकात की थी। ठीक है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल थी तो परवेज खटक साहब वहां पर बात कर सकते थे। पार्लिमानी इजलास में ये बात करना, इसका मतलब ये है कि परवेज खटक साहब या तो बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी वहां पे कर रहे थे या फिर ये कि तमाम लोगों को ये बताना मकसूद था कि इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर से जो है वो काम नहीं चल रहा, महंगाई बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात ये थी, उनका ये कहना था कि आपने हमें जो है जो हमारे जो अदारे हैं उनके फाइनेंस IMF के सामने जो है वो बिल्कुल खोल के रख दिए हैं। इसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने उनको वजाहत दी कि मैं कभी भी कोटी के मामलात में ये कि मेरा अपना कंसर्न है और ये कि अदारों की कोटी को मैं यकीनी बनाऊंगा। अच्छा, लेकिन ये कि ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। अच्छा सईद साहब, चूंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, तमाम जो कार्रवाई हो रही है उससे बखूबी वाकिफ हैं और वक्तन ब वक्तन आप तमाम ये जो मालूमात है वो हमें फराहम कर रहे हैं। तो ये भी बताइएगा, जब वजीर दिफा ने उनको कहे ताना कसा कि हमने आपको वजीर आजम बनाया, तो इसमें वजीर आजम साहब का बॉडी लैंग्वेज क्या था? खासे मायूस नजर आए। देखिए, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने रद्द अमल कोई गुफ्तगू से तो नहीं दिया, लेकिन उनको नागवार तो जरूर गुजरा और यही वजह थी कि वो उठकर इजलास से जाने लगे थे, बल्कि उठ गए थे। और उसके ऊपर दीगर अरकान ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उन्होंने उनको रोक लिया। नागवारी का इजहार बाहर तौर उन्होंने जरूर किया है और इसके ऊपर जो है वो अभी गुफ्तगू खुलकर नहीं हुई इजलास के अंदर, लेकिन बाद में ये कि जो दीगर अरकान हैं उनके मुख्तलिफ नुक्ता नजर सामने आ रहे थे। तो नागवारी का इजहार प्राइम मिनिस्टर ने इस पर जरूर किया है, क्योंकि परवेज खटक साहब ने जब ये कहा था कि हमने आपको वजीर आजम बनवाया है और इसके ऊपर जो है वो नागवारी का इजहार प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लाजमी आया है। ठीक है, यह भी बताइएगा कि हम्माद अदर साहब से भी उनकी तल कलामी हुई, फिर आगे आप क्या देख रहे हैं? क्या ऑपोजिशन कामयाब होगी या हुकूमत? आपका तजिया क्या कहता है? यहाँ पर अगर तो फाइनेंस बिल के जो ज़मीनी बिल जो है वो आज पेश हो रहा है, इसके ऊपर अगर बात की जाए तो उसमें अमकान यही है कि हुकूमत इसको मैनेज कर जाएगी और ये कि अपोजिशन जो है इस हवाले से कामयाब होती नजर नहीं आ रही। लेकिन ये कि अपोजिशन अपनी पूरी कोशिश बाहर तौर कर रही है और इसके अलावा ये कि आगे चलकर जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो असरात हैं वो तो देखने होंगे कि आगे चलकर परवेज खटक साहब का रवैया क्या है। लेकिन एक और भी राय सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरीके से मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज कर रही है और वो इसे भी टैक्टिक्स ले रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन को उलझाने के लिए और ये कि परवेज खटक के साथ रवाबत को बढ़ाने के लिए देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन ये कि अभी बहुत सारे जो है वो आरा सामने आई हैं, लेकिन कंक्लूड जो है वो बाद में ही होगा कि परवेज खटक साहब अब क्या साइड लेते हैं। लेकिन परवेज खटक साहब ने तो बिलफौरी ये कहना शुरू कर दिया मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ इख्तलाफ नहीं है, पार्लिमानी पार्टी में या के जो हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें हम खुलकर बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये बात करनी थी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हो सकती थी, पार्लिमानी इजलास में जो गुफ्तगू करना, इसका मतलब यह है कि परवेज खटक साहब काफी अरसे से इस उलझन में थे, क्योंकि परवेज खटक साहब ये समझते हैं कि क्योंकि वो वज़ीर आला बनना चाहते थे तो इसलिए कि उनको खुडेलाइन लगा दिया गया और दूसरी मिनिस्ट्री भी ऐसी दे दी गई जिसमें वो कोई ऐसा अपना फाल करदार सियासी तौर पर नहीं कर सकते थे। तो ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये कि जो फाइनेंस बिल है, लेकिन उसके हवाले से अगर देखा जाए तो चूंकि हलीफ जमातें भी आ चुकी हैं तो अमकान यही लग रहा है कि हुकूमत
उस बिल को कामयाब कराने में जो है वो पास कराने में कामयाब हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद साहब, आपने पार्लियामेंट की सिचुएशन से आगाह किया। गौरी साहब, आपने सुना कि वजीर आजम खासे मायूस नजर आए, और खट्टक साहब का यह रवैया क्या नया तो नहीं है, मेरे ख्याल में से पहले भी नाराजगियां उनकी हम देख चुके हैं, लेकिन ये फ्लोर ऑफ द हाउस में इस तरह की बातें और वजीर आजम को मुखाते, फिर हम्माद अजहर को उन्होंने कहा कि जी आप खामोश हो जाएं, मुझे बोलने दें, तो क्या आपको लग रहा है कि ये वो तो नहीं है जो केपीके में जो रिजल्ट आया है, ये वो स्ट्रेस बाहर आया है? साजिद साहब, असल में परवेज खटक साहब जो हैं वजीर आजम इमरान खान के बहुत करीबी साथी में उनका शुमार होता है। जब केपी खैबर पख्तूनख्वा में बगदादी रिजल्ट बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ आया तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको ही जिम्मेदारी दी कि आप सूबे को देखें और तमाम मामला को हल करें, और यहाँ तक भी बात हुई कि शायद कोई नशीस से इस्तीफा दिलाकर इनको वजीर आला बनाया जाए। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि बहुत करीबी हैं। मगर परवेज खटक साहब की यही एक मसला नहीं है, परवेज खटक साहब की बहुत सी कमेटी इजलास में मुख्तलिफ चीज़ों में बहुत वज़रा ने, अराकीन ने, पार्लियामेंट ने, चाहे वो उस कमेटी में अपोजिशन के हों या गवर्नमेंट के हों, उन्होंने भी इस चीज़ का, उनकी जो किरदार है, उनका जो जिस तरह चिकना चलाना है या बात को तस्लीम नहीं करना है, मानना नहीं है, इख्तलाफात किए हैं। अपोजिशन के भी बड़े इख्तलाफात हैं इसी हवाले से कि वो परवेज खटक साहब किसी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। देखिए, जमहूरी रवायत है, पार्लियामेंटी निज़ाम है, जमहूरियत है, और होता है इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, इज़हार इख्तलाफ, ज़ाती इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, इज़हार राय होना चाहिए। इख्तलाफ उनका जायज़ है, ये इसमें कोई शक नहीं है, जायज़ है, मगर फॉरम और वक्त गलत है। अच्छा, वजीर आजम साहब की मायूसी आया थी, उस पर भी बताया ना, जो वजीर आजम कल तक बहुत पुरुमीद थे और अपोजिशन को ललकार रहे थे, लेकिन उनकी अपनी काबीना में से इस तरह का रवैया और इस तरह की तल कलामी सामने आना, और इस तरह की, जैसे आपने कहा कि ये जगह ठीक नहीं थी, तो आपने लगता वजीर आजम साहब काफी मायूस हो गए होंगे? नहीं साजिद साहब, वजीर आजम मायूस नहीं हुए। अभी हमने अपना शो शुरू होने से पहले हमने कहा पार्लियामेंट में वजीर आजम में दाखिल हुए हैं, बड़े जिस अंदाज में वो दाखिल होते हैं, जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान में दाखिल हुआ करते थे जवानी में, अब इस उम्र में भी वो उसी अंदाज में पार्लियामेंट हाउस में जब इन हुए हैं तो तमाम पार्लियामेंटेरियन पीटीआई के ने खड़े होकर डेस्क पर आकर नारे लगाकर बड़ा गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। उनको बॉडी लैंग्वेज कुछ भी नहीं थी, और वो आकर लेकिन एक और नारा भी वहां गूंज रहा था कि एक जरदारी सब पे भारी, और वो भी साबिक सदर भी वहां मौजूद हैं, तो आपको लगता है मुमकिन है कि नंबर गेम में कुछ तब्दीली हो? पार्लियामेंट का इजलास है तो पार्लियामेंट के इजलास के अंदर, और जब अहम इजलास है जिसमें बिल मंजूर होने हैं बजट के हवाले से, मुख्तलिफ हवाले से, तो उसके अंदर तो लाजमी तमाम अराकीन पार्लियामेंट मौजूद होंगे, तो अराकीन पार्लियामेंट में मतलब कोई ऑपोजिशन का कोई जादू नहीं चलेगा, आपको ये लग रहा है? किस हवाले से? ये जो बिल मंजूर हुकूमत करवा पाएगी, कोरम उनके नंबर पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि बिल जो मंजूर हो जाएगा और इसी पार्लियामेंट से होगा, आज ही के इजलास में मैं समझता हूं हो जाएगा। और मैं ये भी देखता हूं कि जब बिल मंजूर होने लगेगा तो अपोजिशन शोर शराबा करेगी, जो हमेशा करती आई है, और हो सकता है कि फिर भाग जाए, जैसा हमेशा माजी में इजलासों में होता रहा है। परवेज खटक के जो रवैये से थोड़ा सा हुकूमती अराकीन के अंदर भी यानी कि ऐसी फजा पैदा हो गई है, यानी कि जो एक अहम इजलास हो रहा है उस दौरान परवेज खटक का इस तरीके से कहना, तो मैं ये समझता हूं कि परवेज खटक साहब जो है, और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा परवेज खटक साहब के ऊपर तो बड़े इल्जाम थे, जब सीएम थे खैबर पख्तूनख्वा, उनके ऊपर करप्शन के बड़े इल्जाम थे, ग्रीन लाइन बस का भी, जो मेट्रो बस का, तभी उनके पास बहुत बड़े यानी कि चीजें सामने आई। अभी भी उनके मेरे ख्याल भांजे भतीजे एमएनए एमपीएस भी हैं वहां से, और मुख्तलिफ चीजें आई, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने इनको अपने साथ रखा और वो अहम वजारत दी। अब इस वजारत के अंदर मेरा ख्याल है डिफेंस वजारत है, तो खाने पीने के मामला इनके हाथ में नहीं है, तो ये बेचारे परेशान है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने इजलास के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई कि मेरे कोई कारखाने मीलें नहीं चल रही हैं जो मुझे वो, और गैस की बात आती है, गैस तो पूरे मुल्क में गैस का बना रहे हैं, मगर नए कनेक्शन पे पाबंदी मेरा ख्याल है, जो वो उनकी बातचीत से अंदाजा लगा परवेज खटक साहब की कि नई लाइन पे, तो नवाज शरीफ के दौर के अंदर भी
इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि गैस पूरा हम कर ही नहीं सक रहे हैं, तो मजीद गैस की लाइनें कैसे देंगे? ये नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी पाबंदी लगी थी। ठीक है, अब ये होगा कि परवेज खटक के करीबी अजीज, दोस्त, पार्टनर जिनकी अपनी इस तरह कारखाने हों, उसमें गैस की लाइन नहीं आ रही, तो वो परवेज खटक को बोलते होंगे भैया आप तो वजीर दिफा भी हैं और प्राइम मिनिस्टर के करीब भी हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें एक बात तो क्रेडिट जाते हैं वजीर आजम को कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो सीट से नहीं डर रहे कि वज़ारत उज़्मा की सीट मनसब से। और आज उन्होंने बरमला कहा है कि अगर आप भी जा रहे थे, अगर आप कहें तो आप किसी और को कायदेवन बना ले जी, ठीक है, या अपोजिशन को दावत दे दें। और हो सकता है कि अब इस स्पीच में हो सकता है कि वजीर आजम अपोजिशन को दावत भी दे दें कि अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप हुकूमत बना ले। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि देखें, वो प्राइम मिनिस्टर के अंदर कोई कंप्रोमाइज और लचक इस हवाले से नहीं है कि वो ओबलाइज करें अपने मिनिस्टर को, अपने मिनिस्टर के दबाव में आए। और ये जो मौजूदा जो रवैया था, ये तो इत्यादी जमातों का भी नहीं है। जबकि इजलास शुरू होने से पहले जब पार्लियामेंट्री पार्टी का इनका पीटीआई का इजलास हो रहा था, तो उसमें एमक्यूएम के तहफुजात के हवाले से भी बात हो रही थी कि एमक्यूएम के तहफुजात हैं, और एमक्यूएम ने हमेशा अपने मुतालबात या जो भी चीजें मनवाने के लिए ऐसी वक्त का फायदा उठाया है। ठीक है, चाहे उसके जो भी हो, जायज हो या नाजायज हो, तो मगर हुकूमत मुतमईन थी, हुकूमत के वज़रा मुतमईन थे कि नहीं ठीक है, एमक्यूएम के जायज मुतालबात हैं, हम उसको हुकूमत तस्लीम करने पे है। इसी तरह जीडीए भी इत्यादि है, काफ लीग भी इत्यादि है। अगर उनमें से किसी का इस तरह का जहराना रवैया होता तो वजीर आजम को इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि होता है इत्यादियों में, होता है अपने मफादात होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। और परवेज खटक से 90% वफाकी वज़रा खुद उससे नाला है। तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इसको वजारत से भी हटा दिया जाए। जिस तरीके से उसने प्राइम मिनिस्टर इजलास के एजेंडे से हटके एक बात की है, ठीक है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये सारा, और वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमने बनाया। परवेज खटक साहब से ये पूछा जाए कि परवेज खटक साहब, आपको कौन जानता था वजीर आला आप बने खैबर पख्तूनख्वा, तो उससे पहले कौन जानता था आपको कि आप कोई परवेज खटक भी सुबह सरहद में या सुबह पख्तूनख्वा में रहता है? कौन जानता था? आपको पेशान, आपको मनसब, और आज जिस मनसब भी बैठे हैं वो इमरान खान के बलबूते पे बैठे। आपका कोई बड़ा अपना सियासी बैकग्राउंड नहीं है परवेज खटक साहब का, ना उनका अपना इंतखाबी हल्का है परवेज खटक साहब का, जैसा दिगर खैबर पख्तूनख्वा के दिगर सियासी जमात के रहनुमाओं का है। तो पहले तो आप अपनी हैसियत को समझिए। आप इससे पहले आप क्या पोजीशन दी आपकी इमरान खान से? ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे इस मिनी बजट में किन किन चीजों पे रिलीफ हुकूमत देने जा रही है। जिस तरह हुकूमत कह रही है, हम तो रिफॉर्म बजट इसको कहा जा रहा है कि अशिया खुर्दनोश पे भी हम रिलीफ देंगे। वो रिलीफ भी कुछ ही देर में सामने आ जाएगा और देखते हैं कि जो नंबर हैं वो कहाँ जाते हैं। जो हमने देखा स्टार्टिंग में ही जो खास वजीर आजम के जो माने जाते थे परवेज खटक साहब, वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दिया, उनका बॉडी लैंग्वेज खासा नाराज़ था। लेकिन बाद में जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के मामलात हैं, हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हम वहाँ पर खुलकर बात करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह के शिकवे करना, फिर वजीर तवानाई हम्माद अदर साहब को भी रोक कर वजीर आजम साहब से मुखातिब होना, जो कि दुनिया हमने देखा कि वजीर आजम साहब को मुमकिन है ये नागुज़ीर गुजरा हो। आगे ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात करते हैं। गौरी साहब, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। इस मिनी बजट में जिसको रिफॉर्म बजट वफाकी हुकूमत कह रही है, तो किन चीज़ों पे रिलीफ होगा और अपोजिशन की जमातें, क्या आपको लग रहा है वो जीत जाएंगी या आप पर उम्मीद है कि हुकूमत ये बाजी भी ले जाएगी? असल में मैं ये समझता हूँ कि इस मिनी बजट के अंदर अवाम को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि निचली सतह पर जो महंगाई का ताल्लुक है वो मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम होती है। क्या असल में जो मेन चीजें हैं, जो रोजमर्रा एशिया की चीजें हैं, वो जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का और सूबाई लेवल का ज्यादा से ज्यादा मामला आते हैं। तो आवाम चाहती है दूध से लेकर सब्जी से लेकर गोश्त और दीगर एशिया पे। अच्छा, हुकूमत ने उसके हवाले से एक असास प्रोग्राम के हवाले से हम एक रिलीफ भी दिया है, कार्ड भी जारी किए हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन आप करा लें मोबाइल कॉल्स में, हर कॉल्स के अंदर। अब ये ज्यादा कोरोना के हवाले से आती थी, इस हवाले से आ रही है कि हम कम आमदनी वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम को ना इतना खुश होना चाहिए और आवाम को ना इतनी तवक्कुआत रखनी चाहिए कि इस मिनी बजट से, मगर वो हुकूमत का मगर ये है कि कुछ टैक्सेस वो कम करना चाहती है, कुछ चीजें कम करना चाहती है, मगर आम आदमी पे फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जी हाँ। अच्छा, वहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी थे। इससे कबल वो कह चुके हैं कि इनकी अपनी ही काबीना में ही इनकी कश्ती में सुराग निकलेंगे और ये अपने वजन से हुकूमत गिरेगी, ऑपोजिशन नहीं गिराएगी। क्या इसको ये कह सकते हैं कि शुरुआत हो गया है, अभी पार्टी शुरू हो गई है? जरदारी साहब ने बिल्कुल बात जो की थी तो उनमें की बात में लाजमी वजन था तो बात की ना, क्योंकि आज वो बात साबित भी होगी परवेज खटक की सूरत के अंदर। ठीक है, सबसे जो अहम प्राइम मिनिस्टर के जो साथी हैं, ठीक है, उन्होंने इख्तिलाफ पे राय किया और वो भी ऐसे मौके पर कि जब वो एजेंडे का हिस्सा नहीं था। जबकि परवेज खटक साहब तो प्राइम मिनिस्टर से इजीली मुलाकात करते हैं और आज ही उन्होंने 2 दफा मुलाकात की उनसे। वहां पे भी कर सकते थे शिकायत, आज भी की है। असल में पीटीआई के अराकीन कौमी असम्बली जो है, मैंने पहले भी कहा था, वो अराकीन कौमी असम्बली जो उस दीगर पार्टियों से यहाँ पे आए हुए हैं या पुराने सियासतदान हैं या लेने करप्ट जो लोग शामिल हैं मुफादात के लिए, उनके दोनों बड़ी सियासी जमातों के साथ राब्ते हैं। ये 60-70 के करीब है। अच्छा, इतना बड़ा अकाउंट है। अच्छा, दोनों के राब्ते इसलिए हैं और दोनों शॉर्टी चाहते हैं। अब शॉर्टी ये चाहते हैं कि हमें आइंदा इलेक्शन में आप टिकट देंगे हम अपने अपने हल्कों से। दोनों जमातों के साथ उनकी शायद चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब एक फजा जो है पाकिस्तान की सियासत में आज के इजलास के बाद तो और तेजी से तब्दील होती हुई नजर आएगी सियासी सूरत-ए-हाल। आसिफ अली जरदारी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और जमहूरी इदारों को तस्लीम करते हैं, इसलिए वो पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली के लिए ख्वाब देख रहे हैं और उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ख्वाब को तकमील के लिए। अच्छा, अब मसला ये आता है कि दीगर जो अपोजिशन के जो ग्रुप है वो भी राब्तों में। अब जरदारी साहब, एक ग्रुप ये कह रहा है कि जरदारी साहब को प्रेसिडेंट मुल्क का बना दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर जो है नून लीग की अक्सरियत नून लीग से लिया जाए। ये भी बात चल रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान सदारत के ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, जब मौलाना फजलुर रहमान सदारत के ख्वाब देखेंगे तो उस ग्रुप से मौलाना फजलुर रहमान होगा प्राइम मिनिस्टर, लाजमी तौर पर पार्टी से ही कोई भी हो सकता है शख्स। तो ये गेम, ये चीजें, ये बातें, ये राब्ते चल रही है प्राइम मिनिस्टर के बिल में। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप मैं अपोजिशन को कहे हुकूमत बना ले। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है, महंगाई, तमाम चीजें, मामला अपनी जगह पे है, मगर एक तो बात है कि वो ऑनेस्ट है ना, वो क्या नाम है, कोई कारोबार कर रहे हैं ना, या वो अपनी फैमिली को, अपने लोगों को नवाज रहे हैं। ठीक है, और वो उनका थोड़ा लचक भी नहीं है, सख्त रवैया है। और दूसरी बड़ी गलती उनके साथ ये है कि हमने बार बार शो में कहा है कि वो ना अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी पे तवज्जो देते हैं, ना वो अपनी सियासी जमात पे तवज्जो देते हैं। फिर ये हो सकता है कि आइंदा शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ना इलेक्शन लड़ना चाहते हो, ना पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार अदा करना चाहते हो, वो यहाँ इतना इस सिस्टम से, इस निजाम से मायूस हो गए हो। ये भी हो सकता है। मगर मैं ये कहूंगा कि वो आखिरी टाइम तक अपने मौक़िफ़ पे, अपनी चीज पे डटे रहेंगे। आगे आगे मार्च आ रहा है, फिर ऑपोजिशन जमातें भी इंतजार करती हैं कि कोई पार्लियामेंट में इस तरह का कोई मामला आए तो फिर उनकी भी मुतालबात सामने आते हैं। जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी 11 नुकाती एक खत लिख दिया वफाकी हुकूमत को कि ये हमारे शर्त शराइत है। बात की उसको दूसरों से जितना खतरा नहीं, जितना अपनों से खतरा है। अच्छा, ठीक है ना, और वो साबित भी हो रहा है खतरा है। एक ऑप्शन इमरान खान साहब के पास है, वजीर आजम साहब के पास, वो आखिरी टाइम में वो कार्ड खेलेंगे।
बताएं कौन सा? वो असम्बलियां भी डिसॉल्व कर सकते हैं, अच्छा, नए इंतखाबात का ऐलान भी कर सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, और आगे चल के सदारती निजाम भी ला सकते हैं। अच्छा, ये आपको खदशा है या आपके जराए कह रहे हैं कि मुमकिन? जाहिर हो रहा है चीजों से, अच्छा, जाहिर हो रहा है कि जाहिर हो रहा है ये सारी चीजें, मामला सारे सामने के प्राइम मिनिस्टर किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। फिर दूसरा एक अभी वर्ल्ड बैंक के हवाले से एक चीज सामने आई, अपोजिशन का बड़ा वलवला शोर के वर्ल्ड बैंक को IMF ने गिरवी कर दिया गया है और अमल दरामद कुछ भी नहीं होगा। ये सारे गलत है, प्रोपेगेंडा है। 10 डायरेक्टर्स वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव मैन डायरेक्टर, 10 में से 8 को वजीर आजम और हुकूमत नामजद करने का अख्तियार रखती है, 2 को स्टेट बैंक। ठीक है, डिप्टी गवर्नर जितने हैं उन तमाम की के मामला तमाम को तयन करना वो भी वजीर आजम के पास है। अच्छा, जो इस बिल का हिस्सा भी है ठीक, इससे भी और टोटली तौर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट के मातहत स्टेट बैंक है, ना कि वो IMF या वर्ल्ड बैंक के। ये भी इस बिल का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वर्ल्ड बैंक दे दिया है, ये कर दिया, IMF को दे दिया है, स्टेट बैंक ये हो गया, वो हो गया, वर्ल्ड बैंक और IMF को, मगर इस तमाम चीजों से भी है। और अदलिया के हवाले से भी है कि बहुत से जजों को हटाने का और रखने का अख्तियार भी प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। अच्छा, हाँ, उसमें थोड़ा सा ये कि अदलिया के सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी तब्दीली की जरूरत है। अदलिया के सिस्टम में भी तब्दीली की जरूरत है। अदलिया के जजों का जिस तरीके से लाए जाते हैं जज, सियासी बेस पे पर, सियासी उसके मामलात के पर, तो चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए और उनका तरीके आगे आप मार्च में तब्दीली देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, PDM ने भी मार्च। अगर ये तमाम अपोजिशन की जमातें यकजा होकर इस्लामाबाद को मफलूज कर देती है, इस्लामाबाद को मफलूज करने से ना हुकूमत जाएगी ना आएगी। ये तो पाकिस्तान की सियासी तारीख है। बेनजीर भुट्टो ने भी ट्रेन मार्च किया था कराची से पिंडी तक, ठीक है, ट्रेन मार्च। उस ट्रेन मार्च में भी मैं इत्तफाक था। बिलावल ने भी ऐलान किया 26 फरवरी से मेरे ख्याल है लॉन्ग मार्च का। ऐसा ही है। इमरान खान साहब ने भी कई दिन महीनों में धरना भी दिया इस्लामाबाद में, ठीक है। इसी तरीके से भी मौलाना फजल रहमान ने दिया, इधर वो दिया। इन तमाम मामला धरने देने से, लॉन्ग मार्च करने से ना पाकिस्तान, लेकिन गौरी साहब, उस वक्त जब मौलाना साहब ने धरना दिया, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि मौलाना साहब आप वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं बहुत कुछ लेकर भी जा रहा हूं। तो फिर वो जब धरने खत्म किए जाते तो वो बैकडोर रवाबित और डील हमारी सियासत में पुरानी नहीं। इमरान खान को ने धरना खत्म किया था तो बारिश का एक रीजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो कुदरती हो गया कि वो किस तरीके से बैक हो। इसी तरीके से देखें, अगर पाकिस्तान की अपोजिशन या किसी भी सियासी जमात के अंदर ताकत है तो वो पूरे मुल्क के अंदर धरने क्यों नहीं देती, पूरे मुल्क को जाम क्यों नहीं कर सकती। चंद हजार लोगों को ले जाकर, जो वर्कर टाइप के लोग होते हैं, जो कारकुन टाइप के होते हैं, जो मुकामी सतह के ओहदेदार होते हैं और चंद लीडरान होते हैं, उससे हुकूमतें नहीं जाती हैं, उससे हुकूमतें नहीं जाती हैं। अगर किसी भी सियासी जमात हो, किसी भी सियासी ग्रुप हो, तो लाजमी वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है ना, पूरे पाकिस्तान की शराहों, रोडों पे बैठ जाए, शराहे पे बैठ जाए, टेलीविजन स्टेशन जाम हो जाए, आपके रेलवे स्टेशन जाम हो जाए, आपके एयरपोर्ट्स पे फ्लाइटें रुक जाए। जब ऐसी कैफियत आ जाएगी तो फिर हुकूमत जाने का होता है कि हुकूमत को खत्म किया जाए। आपने दुनिया में ऐसी कई मिसालें। नहीं तो मुमकिन है कि ये जो धरनों की बातें चल रही हैं और इमरान खान कोई प्रेशर टैक्टिक्स, जिस तरह आपने कहा कि मुमकिन है, पर ज्यादा मजहबी जमातों ने कोई चौकों पे बैठ जाती हैं, कराची में नुमाइश पे बैठ गई, फलां पे बैठ गई, इधर बैठ गई, फैजाबाद बैठ गई, फलां बैठ गई। इसको धरने नहीं कहते। अवाम देखिए ना, हम 16 करोड़ अवाम है, लाजमी सियासी जमातों के साथ अवाम है ना, तो तमाम छोटे बड़े देहात, शहर, हर जगह पे, और जो फोर्सेस हैं वो भी अवाम है ना, वो भी काम करना छोड़ दें।
लाठीचार्ज छोड़ दे, गिरफ्तारी छोड़ दे, वो भी स्ट्राइक पे चले जाएं, कम्युनिकेशन के लोग स्ट्राइक पे चले जाएं, पूरा निजाम मफलूज, ये चैनल्स के सिस्टम सारे बंद कर दिए जाएं जो लोग काम कर रहे हैं। तो जब ये किसी में हिम्मत नहीं है, सरदारी साहब की पॉलिसी सही है, उन्होंने 3 महीने में जैसा मार्च कर रहे हैं, शायद मार्च के बाद हाउस तब्दीली आ सकती है, और उस तब्दीली का यानी हम कबूल कर सकते हैं और अवाम भी कबूल करेगी। ऑपोजिशन को आप क्या मशवरा देंगे? आपने कहा कि ऑपोजिशन भी यकजा नहीं है, किस फॉर्मूले के तहत आप बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट के, अगर ये फॉर्मूला ऑपोजिशन में तय हो जाता है तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? देखें, मैंने भी इससे पहले बात करी कि कोई चाह रहा है सदर बनना, कोई चाह रहा है वजीर आजम बनना, ठीक है। अब ये एक फार्मूले के ऊपर जब तक तय नहीं होंगे, एक फार्मूले के ऊपर वो फार्मूला आप बता दें, क्या फार्मूला होना चाहिए? ये बंदर बाट है। देखें, चाहे इमरान खान रहे, चाहे दीगर आए, हमें तो अपना काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, ठीक है ना। हम लोग तो जो भी है, जो भी चीज होगी हम उसको आवाम के सामने लाएंगे सच की सूरत में। मगर ये तमाम चीजें होने के बावजूद साजिद साहब आप ये बताएं कि क्या आवाम खुशहाल होगी? आप ये बताएं, खुशहाल हो सकती है आवाम? चले प्रेसिडेंट जरदारी आ जाते हैं, बिलावल वजीर आजम आ जाता है, या शहबाज शरीफ आ जाते हैं, फलां आ जाते हैं, तो खुशहाल होंगे? आवाम मजीद पिसेगी ना, इस मुल्क का सिस्टम चेंज होगा। तो वो इनकलाबी तब्दीली की जिनकी बातें की जा रही थी, आज भी वो समर, आपने भी कहा कि इस बजट से भी वो समर आवाम तक मुमकिन है ना आए, तो वो आवाम तक समर कब आएगा, कैसे आएगा, किन पॉलिसीज पे काम करना होगा? लास्ट नहीं बताएं, प्रोग्राम का वक्त भी। आवाम अपना लीडर खुद पैदा करे, खुद लिख ले, जिस तरीके से मैंने कहा रोडों पे आए पूरे मुल्क भर में, और इन तमाम हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातें के लीडरों को जो अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं, सिर्फ मैं ये कहूंगा अवाम की जंग कोई नहीं लड़ रहा है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है, ना मौलाना लड़ रहा है, ना नून लीग। तो सर ये भी तो अवाम की ही पार्टी है ना गौरी साहब, और आप कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आप कह रहे हैं कि अवाम में से आए? पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगा, अवाम में से। देखिए, इनकलाब आता है, जिन ममालिक के अंदर तब्दीली की बात होती है कि अवाम को, चाइना में इनकलाब आया था, रशिया में इनकलाब आया था, कोरिया में इनकलाब आया था, और अफ्रीका के आप लंदन पेनिनसुला को ले लें, इनकलाब आया था। आज अगर तुर्की के अंदर तब्दीली है, या प्राइम मिनिस्टर निजाम से सदारती निजाम की तरफ गए, टैंकों के नीचे अवाम आपके सामने है। बिल्कुल दूर का वाकई नहीं है, ये तो अभी का वाकई है। ऐसा ही है। तो अवाम अपने प्रेसिडेंट के लिए, अपने वजीर आजम के लिए वो निकल आई, इसको कहते हैं अवाम, इसको कहते हैं अवामी लीडर। वो टैंकों के नीचे लेट गई, फौज को वापस बैरकों में जाना पड़ा, फौजी बगावत हो रही थी ना, इसको कहते हैं अवाम। ठीक है, अब मसला यह आता है कि इस दुनिया के ऊपर यहूदी और अमेरिकन ताकतों का कब्जा है, ठीक है, वो अपने मुफादात के अलावा से हवाले से देखते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इतनी मुश्किलात क्यों हैं, नेशनल सतह पे भी, इंटरनेशनल सतह पर भी? हमारा एक इंडिया ही बॉर्डर पे दुश्मन नहीं बैठा हुआ है। अब अफगानिस्तान में मौजूदा गवर्नमेंट बनाने के लिए तालिबान में पाकिस्तान ने किरदार अदा करा, बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि भारत तो चीख रहा था, मीडिया भारतीय हुकूमत की चीखें निकल गई, मगर वही तालिबान आज हमारी जो बॉर्डर लाइन पे पीठ पे छुरा घोंपा जा रहा है। पीठ में क्या, वो तो बॉर्डर लाइन से तारे वो निकाल रही है, और वो वाज़े तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को और आर्मी को उन्होंने की गवर्नमेंट ने धमकी दी है कि हम ये निकाल लेंगे। पाकिस्तान तो वहां भी उलझा हुआ है, और अगर ये, और पाकिस्तान और आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान के धमकी दी। आजकल में हो सकता है कि वहां कुछ ना कुछ जंगी छिड़ जाए हमारे अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अगर हम उनको खुला छोड़ते हैं तो हमारे बराबर सबसे बड़ा दुश्मन भारत बैठा हुआ है, तो वहां पर बॉर्डर लाइन की भी बातें होंगी। इधर ईरान बैठा हुआ है, ईरान भी हमारा कोई दोस्त नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसी सूरत के अंदर हुकूमत तो, और पाक फौज जो है मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर लड़ रही है। सिर्फ पार्लियामेंट में जो भी मौजूद हैं, चाहे हुकूमती हो चाहे खिलाफ के लोग हों, जो अभी इजलास भी जारी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की सियासी गलतियां हो सकती हैं, मगर मुल्क की सतह पर मैं ये समझता हूं कि वो मुवत्तन है, और वो चाहता है कि
मुल्क के लिए कुछ हो जाए। चलें इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।